अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मजीद बेसिक डेफिनेशन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आइंस की। आइंस हमारे पास वो एटम्स कहलाते हैं या वो पार्टिकल्स जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद हो। इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हमारे पास क्यों होता है जब एटम अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और नेगेटिव क्यों होता है जब एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो हमारे पास वो जो आइंस होते हैं उनको हम कैट आइंस भी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों, एन आइंस कहलाते हैं। पॉजिटिव आइंस जब हमारे पास फॉर्म होते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं, हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करके, तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहलाता है। नेगेटिव आइंस हमारे पास जब फॉर्म होते हैं तो एटम के लास्ट वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, सही है, और ये अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है। ये एक तरह से एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब बात ये कर लेते हैं कि इनको कैट आइंस और एन आइंस क्यों कहा जाता है। उसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। उस इलेक्ट्रोलाइट को आप जो है दो तरह के मेटल की प्लेट्स के अंदर डिप कर देते हो, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। उन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, एक को पॉजिटिव के साथ, एक को नेगेटिव के साथ। फिर एक जिसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं कैथोड, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं उसको कहते हैं एनोड। फिर ये जो आइंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, ये अपने अपने जो है इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। पॉजिटिव आइंस माइग्रेट करते हैं कैथोड की तरफ, इस वजह से वो कैट आइंस कहलाते हैं। नेगेटिव आइंस माइग्रेट करते हैं एनोड की तरफ, इस वजह से हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, एन आइंस कहलाते हैं। पॉजिटिव आइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब मुख्तलिफ हमने पॉजिटिव आइन देखे, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम मेटल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम आइन। ये हमारे पास कैसा आइन है, यूनिवैलेंट पॉजिटिव आइन। इसी तरीके से मैग्नीशियम मेटल है, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो ये हमारे पास कहलाता है डाइवैलेंट पॉजिटिव आइन। इसी तरीके से क्लोरीन का एटम है, आप उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करो, सही है, तो आपके पास ये क्या बना लेगा, क्लोराइड आइन। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटम है, वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये आपके पास ऑक्साइड आइन बना लेता है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं बच्चों क्या, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर आइंस की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्म होते हैं जब एटम्स केमिकल कॉम्बिनेशन करें, और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का, जिसको हम कहते हैं मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता हो फ्री इन नेचर में। इसी तरीके से अगर उनके ऊपर कोई चार्ज आ जाए, इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करने से या इलेक्ट्रॉन गेन करने से, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूलर आइंस को हम रेडिकल्स भी कहते हैं। अब रेडिकल्स कहते हैं, रेडिकल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे। अभी मैं आपको रेडिकल्स जो है वो कुछ लिखकर भी बताऊंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके जरिए से कैसे फॉर्मूले बनाते हैं ये भी आपसे डिस्कस करूंगा। फ्री रेडिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, जब एटम्स इस तरीके से आपके पास जो है हम क्या करें, उनको होमोलाइटिक फिजन से इक्वली ब्रेक करें, उनके बॉन्ड्स को ऐसे तोड़ दें कि आपके पास वो अपना अपना लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर बात कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो क्लोरीन है, क्लोरीन के एटम को आपने रेडिएशंस प्रोवाइड की और ये आपके पास किसमें टूट गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल में। इसी तरीके से मुख्तलिफ रेडिकल्स होते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल्स होते हैं और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है। ये डिफरेंट हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल्स, मिथाइल फ्री रेडिकल्स होते हैं। अच्छा, ये जब आपके पास जो है, जब ये फॉर्म होते हैं तो हम एक बात कहते हैं कि ये आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और एटम के अपने ही, जैसे क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो ये एक तरीके से जो है हम कह लें कि इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। वजह क्या है क्लोरीन फ्री रेडिकल का, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उतना ही उसका नेगेटिव चार्ज जो है उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी हमारे पास क्या होती है, वैलेंसी हमारे पास किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, और वो एटम जो है वो कंबाइन हो किसी दूसरे नंबर ऑफ एटम्स के साथ, जिसको आप कंबाइन करके देखते हो किसी भी स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्टैंडर्ड एलिमेंट होता है लाइक हाइड्रोजन, उसके साथ हम कंबाइन करके बताते हैं कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, उस एटम की वैलेंसी। किसी भी एटम की वैलेंसी आपके पास फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। ये हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की।
कॉपर हमारे पास क्या करेगा बच्चों, जब आपके पास वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, क्यूप्रस, और इसकी वैलेंसी कैसी होगी, +1। इसी तरीके से कॉपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी केमिकल रिएक्शन में लॉस करता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, क्यूप्रिक। फिर इसी तरीके से मरकरी की बात करते हैं, मरकरी 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मर्क्यूरस। फिर इसी तरीके से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मर्क्यूरिक। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है ये क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अब बेटा जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर आइंस जो होते हैं उनको हम रेडिकल्स भी कहते हैं। रेडिकल्स भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, सिंगल यूनिट, जिनको हम कहते हैं ये केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लें, और वही ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। एक हमारे पास जो रेडिकल्स होते हैं इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। अब कैसे डिवाइड करेंगे रेडिकल्स को, फर्स्ट जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं इनको हम लोग एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं, और हम कहते हैं मेटल्स जो होते हैं ज्यादातर पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे वहां हम डिवाइड करेंगे, मेटल्स हमारे पास कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करें, तो हम इन रेडिकल्स को एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं। और इसी तरीके से सेकंड टाइप के जो रेडिकल्स होते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं कौन से, नेगेटिव रेडिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। ये कैसे होते हैं बच्चों, पॉजिटिव, और ये कैसे होते हैं, नेगेटिव। अच्छा, अब इनके ऊपर जो चार्ज और जो इनकी जो है चार्ज के लिहाज से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जो उनकी वैलेंसी कहलाती है, उस हिसाब से पॉजिटिव रेडिकल्स भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम थोड़े से देख लेते हैं जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं, वो पहली हम बात कर लेंगे उसमें मोनोवैलेंट की, फिर हम बात करेंगे कुछ डाइवैलेंट रेडिकल्स की, फिर हम बात करेंगे ट्राइवैलेंट की, और फिर हम बात करेंगे इसमें जो कहलाते हैं टेट्रावैलेंट। ये हमारे एसिडिक रेडिकल्स हैं जिनको हमने डिवाइड किया आपके पास उनके ऊपर जो उनकी वैलेंसी है उसके लिहाज से। अब कुछ मैं आपको जो है वो नाम बताता जाऊंगा और वो रेडिकल्स लिखता जाऊंगा, आप उनके नाम खुद लिखिएगा। चलें अब जरा सा डिस्कस कर लेते हैं मोनोवैलेंट एसिडिक जो पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं उनको। आप सबसे पहले शुरू कीजिए बेटा। सबसे पहला जो मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स है, बहुत वैसे तो बहुत सारे हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूं। जैसे हाइड्रोजन आइन है, पोटाशियम आइन या सोडियम आइन, पोटाशियम आइन, इसी तरीके से अमोनियम आइन, ये मोनोवैलेंट एसिडिक पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। इसी तरीके से कॉपर होता है, कॉपर पर +1 चार्ज होगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा क्यूप्रस। मरकरी के ऊपर +1 चार्ज होगा तो ये क्या कहलाएगा, मर्क्यूरस। मजीद आप खुद अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, वहां आपको मजीद रेडिकल्स मिल जाएंगे। डाइवैलेंट की बात करते हैं, कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कैल्शियम आइन बना लेता है तो ये डाइवैलेंट मेटालिक कैट आइन पॉजिटिव रेडिकल्स हैं। फिर ये मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम 2+ है। जिंक की बात कर लेते हैं, जिंक 2+ है। मैंगनीज की बात कर लेते हैं, Mn2+ होता है। फिर हम बात करते हैं आयरन की, आयरन का जो केमिकल नेम है वो कहलाता है फेरम। आयरन को हम क्या कहते हैं बच्चों, फेरम। और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये जो फेरम है ये हमारे पास कहलाता है फेरस। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये हमारे पास कहलाता है क्यूप्रिक। इसी तरीके से लेड, सीसा जिसे कहते हैं, उसका केमिकल नेम होता है प्लम्बम। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये हमारे पास कहलाता है प्लम्बस। इसी तरीके से टिन, जिसका केमिकल नेम होता है स्टेनम, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये हमारे पास कहलाता है स्टेनस। क्या कहलाता है बच्चों, स्टेनस। फिर इसी तरीके से मरकरी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये हमारे पास कहलाता है क्या बच्चों, मर्क्यूरिक। और हो गया हमारे पास कैडमियम, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये कैडमियम का आइन कहलाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, कोबाल्टस। अब ट्राइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स हैं, कुछ जो मेरे जहन में है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। ये एल्यूमिनियम आइन मैंने लिखा, एल्यूमिनियम, ये इसके ऊपर इसकी क्या कहलाएगी, जो चार्ज हमने लिखा है ये इसकी कहलाएगी वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स। सही है, तो ये मैं रेडिकल्स कौन से लिख रहा हूं, कैट आइन एसिडिक पॉजिटिव रेडिकल्स आपको कुछ जो है वो लिख कर दे रहा हूं। इसी तरीके से फास्फोरस है, इसका ये आइन कहलाता है। इसी तरीके से अगर जो है यहां से आयरन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये हमारे पास 3 पॉजिटिव होगा तो ये आपके पास कहलाएगा फेरिक। अब बात कर लेते हैं और गोल्ड की, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, गोल्ड का जो केमिकल नेम है वो होता है ऑरम। और हम इसे जो है वो अगर
इसके ऊपर ट्राइवैलेंट पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये हमारे पास कहलाएगा क्या, ऑरिक। फिर इसी तरीके से स्टेनम का मैंने बताया, तो ये स्टेनम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये आपके पास क्या कहलाएगा बच्चों, स्टैनिक। फिर टेट्रावैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स की बात करते हैं, जो है यहाँ पर ये हमारे पास स्टेनस है, अगर ये जो है वो 4 पॉजिटिव होगा तो ये हमारे पास इसका आप जो है इसके ऊपर चार्ज लगा लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया स्टैनिक जो है ये 4+ हो गया, ये इसको मिटा दीजिए, स्टैनिक आई थिंक 4+ होता है, तो ये हो गया स्टैनिक। और इसी तरीके से हम बात करते हैं प्लम्बम की, प्लम्बम 4+ हो गया तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, प्लम्बिक, क्या कहलाता है, प्लम्बिक। और इसी तरीके से पेंटावैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स होते हैं जो कि बहुत इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है, फास्फोरस P+5 होता है, तो ये हमारे पास पेंटावैलेंट जो है वो एसिडिक रेडिकल्स, कैटआयन पॉजिटिव रेडिकल्स कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मजीद कुछ बेसिक रेडिकल्स की। इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, बेसिक नेगेटिव रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स भी कहते हैं, नेगेटिव रेडिकल्स भी कहते हैं, एनआयनिक रेडिकल्स भी कहते हैं। अब इनको भी मैं डिवाइड कर देता हूं, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ आप लोग खुद अपने से देख लीजिएगा, फिर हम कंपाउंड्स बनाना सीखेंगे। अच्छा, अब ये भी कैसे होते हैं, मोनोवैलेंट होते हैं, फिर इसी तरीके से डाइवैलेंट होते हैं, फिर इसी तरीके से ये भी ट्राइवैलेंट होते हैं, और इसी तरीके से आपके पास टेट्रावैलेंट होते हैं। लेकिन ये नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, इनकी जो वैलेंसी होती है, जो चार्ज होता है वो इनके ऊपर जो होता है वो नेगेटिव मौजूद होता है। अब कुछ नेगेटिव रेडिकल्स आप जो है इनके नाम लिख लीजिए और मैं आपको जो है इनके नाम डिक्टेट करा दूंगा, मैं सिर्फ साथ साथ इनके जो है वो सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको दिखाऊंगा। अब आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले बहुत आसान से होते हैं जो हमारे हैलोजेंस हैं, जो है वो है फ्लोराइड है, इसी तरीके से क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, और होते हैं हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड। इसके अलावा जो है वो होता है नाइट्राइट, लिख लीजिए आप, और नाइट्रेट होता है NO3-, और क्लोरेट होता है ClO3-, और होता है बाइकार्बोनेट HCO3-। फिर इसी तरीके से बाइसल्फेट होता है HS, बाइसल्फेट होता है HSO3-। फिर बाइसल्फाइड होता है जो है अब आपके पास, और परमैंगनेट होता है MnO4-, और होता है साइनाइड CN-। फिर इसी तरीके से एसीटेट होता है CH3COO। अगर हम मोनोवैलेंट रेडिकल्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आता। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, पोटेशियम और क्लोरीन को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम और ब्रोमीन को जोड़ेंगे आपके पास क्या कहलाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरीके से आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला देखेगा, साइनाइड के फॉर्मूले देखिएगा, बाइकार्बोनेट देखिएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं बच्चों, जो है ये पॉजिटिव रेडिकल्स कहलाते हैं। इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं आप उनको बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब डाइवैलेंट रेडिकल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे ऑक्साइड की, फिर इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं कार्बोनेट की, फिर हम बात कर लेते हैं आपके पास किस चीज की, सल्फेट की SO4-, हम बात कर लेंगे सल्फाइड की, हम बात कर लेते हैं सल्फाइड की SO3-। थायोसल्फेट होता है S2O3-। अब देखो, पोटेशियम थायोसल्फेट लगाएंगे तो इसकी वैलेंसी उसके सबस्क्रिप्ट में चली जाएगी, तो पोटेशियम थायोसल्फेट होता है इस तरीके से। मैं बनाकर नहीं दे रहा, उसकी वजह यह है कि आप खुद कंपाउंड्स देखें और उस पर प्रैक्टिस करें। क्रोमेट हो गया, और इसी तरीके से डाइक्रोमेट, ये आपके पास डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स हो गए। जोड़ना बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो हम यहां से आप देखें, अगर डाइवैलेंट रेडिकल्स जोड़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जोड़ते हैं तो आपके पास कैसे होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये भी डाइवैलेंट पॉजिटिव है तो ये डाइवैलेंट नेगेटिव है, इसी वजह से इनके सबस्क्रिप्ट में कोई आपके पास इस तरीके से कोई जो है वो सबस्क्रिप्ट नहीं आया। लेकिन अगर यहां से आप जो है ना इनकी आप क्या बनाओगे, ऑक्साइड बनाओगे, या फिर आपके पास जो है ना आप बात कर लो कॉपर की, अगर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाओगे तो ये आपके पास कैसे बनेगा, Cu2O। लेकिन अगर आप क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाओगे तो आपके पास कैसे होगा, CuO। ये आपके पास कौन सी ऑक्साइड है, क्यूप्रस, क्योंकि यहां पर कॉपर +1 है तो ये क्या है, -2। यहां पर ये +2 है तो ये भी क्या है, -2। ये बातें समझ आ रही हैं। अब कुछ ट्राइवैलेंट रेडिकल्स लिख लें बेटा। फॉस्फेट हो गया PO4-3-। फिर इसी तरीके से फॉस्फाइड लिख लें, P जो है वो 3-। फिर इसी तरीके से नाइट्राइट लिख लें, N3-। फिर आपके पास फेरिसाइनाइड है FeCN, और ये 6, ये हो गया 3-। टेट्रावैलेंट रेडिकल्स लिख लें, कार्बाइड होता है हमारे पास, सही है, C4-। इसी तरीके से जो है वो फेरोसाइनाइड है FeCN6
4 माइनस। अच्छा, मैं कुछ बातें जैसे मैंने आपको बताई कि आप देखें अगर हम डिफरेंट रेडिकल्स को जोड़ते हैं, ये ट्राइवैलेंट को इधर के किसी डाइवैलेंट से जोड़ देते हैं। अब देखें यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट है तो ये डाइवैलेंट है, तो आपके पास कैसे जोड़ेगा ये Al2O3, क्यों? क्योंकि ये 3 प्लस है तो ये 2 माइनस है। तो आप देखें इसकी जो सबस्क्रिप्ट है आपके पास जो है वो हम यहां से इनको चेंज कर देते हैं। अब देखें यहाँ वाला इधर आ गया, ये वाला इधर चला गया। अब मल्टीप्लाई करके देखें चार्जेस दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, बैलेंस। ये 3 2 जा 6, ये 2 3 जा 6। तो जब हम इनको जब आपस में जोड़ते हैं तो आप जोड़कर उनके सबस्क्रिप्ट में जो उनके ऊपर जो वैलेंसी है या उनका चार्ज है वो आपके पास कहां पर आ जाता है, नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाता है, अगर डिफरेंट रेडिकल्स आपस में जुड़ेंगे। सेम सेम में हम कोई नीचे सबस्क्रिप्ट नहीं लगाते। तो ये मैंने मुख्तलिफ आपको रेडिकल्स लिखकर बताए हैं, और भी मजीद रेडिकल्स हैं वो आप देखिएगा और उनके जरिए से डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएगा। इसके अलावा हम कंपाउंड्स का नाम उनकी बॉन्डिंग के लिहाज से भी लिखते हैं, उनके जो है वो जिस 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 आपके पास तरीके से उनको सिंथेसाइज किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उस तरीके से भी लिखते हैं। उनके केमिकल नेम्स भी होते हैं, उनके हमारे पास कॉमन नेम्स भी होते हैं। अब जैसे जैसे आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे आपको मजीद और केमिकल्स नेम जो है वो पता लगते जाएंगे। अब मजीद हम बात कर लेते हैं कुछ जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक जो है वो डेफिनेशंस की, उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे। अब आपने उनके साथ आपके साथ जो है वो थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, तो बेटा ये देखिए आपके पास सवाल आता है जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें जो प्रोटॉन्स की तादाद होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जो उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हम नीचे जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट की कैसे लिखते हैं, नीचे उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर और यहाँ उसका चार्ज लिखा जाता है। अब ये न्यूट्रल एटम है तो इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो A-Z इसका फॉर्मूला है, 14 में से 7 निकाल दिए तो 7 आ गया। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का एटम लिया, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम है। अगर हम न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो A-Z फॉर्मूला है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया तो न्यूट्रॉन आ गया। इसी तरीके से हम बात कर लेंगे किसकी, आपके पास ऑक्सीजन के एटम की। यहां पर आपने क्या किया, ठीक है, ये आप अब यहां देखो एक चीज और है कि ये ऑक्सीजन का जो है वो नेगेटिव आयन है। तो जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उतने इलेक्ट्रॉनों को प्लस कर देता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों में इजाफा हो गया। अब ये देख लीजिए, बिल्कुल ये मैंने केस आपके लिए सॉल्व करके रखा है। एटॉमिक नंबर वही है, प्रोटॉन्स की तादाद 8, इलेक्ट्रॉन में 2, आपके पास नेगेटिव चार्ज आने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये हो गए 10। और न्यूट्रॉन तो वैसे ही निकालेंगे, A-Z आपके पास क्या है, मास नंबर डिवाइड माइनस एटॉमिक नंबर, तो आपने माइनस कर दिया, न्यूट्रॉन आ गया। एल्यूमिनियम के केस में देखिए, अब यहाँ पर ये एल्यूमिनियम का आयन है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो एटॉमिक नंबर कितना है, 13, इलेक्ट्रॉन है। अब पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, पीछे 10 इलेक्ट्रॉन ले गए, तो न्यूट्रॉन निकालने आपने A-Z फॉर्मूला है तो ये न्यूट्रॉन आ गया। अब यूरेनियम का एटम है, इसी तरीके से डिफरेंट आपको जो है ना वो अब इन केस में आपको सवाल मिलेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालने के। इसके अलावा सवाल होते हैं कि आपको जो है ना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद दे देते हैं और आपको बोलते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताइए, वो प्रॉब्लम्स भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मजीद बात कर लेते हैं फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास की। अब मैंने जैसे आपसे जिक्र किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास उसकी भी कुछ एग्जांपल बताई थी। अब मजीद कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके पास। मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत आसान है। हाइड्रोजन का आपने एटॉमिक मास लिया या मास नंबर कहते हैं, दोनों में फर्क बताया था, लेकिन हम ज्यादातर यूज कर लेते हैं एटॉमिक मास और मास नंबर को हम कहते हैं एक ही है, और इतना जो है वो उसमें फर्क नहीं करते क्योंकि वैल्यूज करीब करीब ही होती हैं। तो 1 मल्टीप्लाई, लेकिन आप जब केमिस्ट्री की लैब्स में जाते हैं, वहां जाके आप वर्क करते हैं, तो वहां आप जो प्रॉपर अप्रोक्सीमेट जो रिलायबल डिजिट्स होते हैं वो लिखते हैं। लेकिन हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक मास और मास नंबर है वो एक ही है। तो ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरीके से सॉल्व किया, 18 एटॉमिक मास यूनिट आया। अब ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है, किसके अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। अब आपसे कोई कहे फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास ग्राम में निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इस 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम से, जो वैल्यू आएगी फिर आप वो यहां लिखिएगा, ये ग्राम में आएगा। ये एटॉमिक मास यूनिट में हमने कैलकुलेशन से बनाया। ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है। इसी तरीके से अगर वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास हम मोलर मास में निकाले ना, तो हमारे पास वो कितना आता है, 18 ग्राम पर मोल, यानी 1 मोल वाटर पर मोल के अंदर पानी जो है वो 18 ग्राम है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है जिसके अंदर हम बात करेंगे अगर जो है इनके एटम्स को कितना जमा किया जाए, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर जमा किया जाए, तो उनका जो मास आएगा वो आपके पास इतना आएगा। इसी तरीके से जब मोलर मास निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने निकाल कर बताया, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों को प्लस कर दिया, 44 ग्राम पर मोल आ गया। फिर इसी तरीके से एसिटिक एसिड का निकाला, ठीक है, सबको, अब ये माइनस नहीं, ये बॉन्ड है, तो आपने ये बीच में प्लस का साइन, यहां से ये साइन इधर आ गया, सबको प्लस किया, ऑक्सीजन 2 थे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। पहले जो पिछली वैल्यूज थी इन सबको प्लस किया, उनको यहां लिख दिया, फिर उसके बाद जो अगली वैल्यूज थी उनको प्लस कर लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पर सबस्क्रिप्ट में 2 है, तो ये 2 इधर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। मजीद कुछ मैंने आपको कंपाउंड्स होमवर्क के तौर पर दे दिए, ये आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखें ये मिथाइलिन ग्रुप है, तो ये दोनों, ये 12 है और ये 2 है, तो ये 14 हो गया, 14 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से।
फिर यहाँ पर सल्फर है तो ये 3 है आपके पास, ठीक है। तो ये सबको प्लस करेंगे, इसको 3 कर दीजिएगा, सही है, 32 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आपके पास ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 12। अब वाटर का 18 होता है, आपको पता है 24 मल्टीप्लाई बाय 18। इसी तरीके से इनको भी प्लस कर दीजिएगा, ये सब में 6 है तो ये भी 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, हमारी काफी जो है वो बेसिक डेफिनेशंस को हमने अपने इन 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको मजीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और मजीद मेहनत कीजिए और अपने लिए कोशिश कीजिए कि आप जो है वो जितना हो सके बेहतर से बेहतर कर सकें। कॉन्सेप्शनल स्टडी कीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा आसानी हो सके। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।